आज के डिजिटल दौर में या यूँ कहें कि एआई के ज़माने में जहाँ एक तरफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहीं दूसरी तरफ थ्रेट्स हैं और रिस्क भी हैं और साइबर अटैक्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि सवाल ये उठता है कि हम कितने सेफ हैं, राइट? सो और इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज जागरण अनस्कैम्ड के इस एपिसोड में मेरे साथ है पायल घोष। Payal works at the intersection of compliance, regulation, cyber security. पायल आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you so much for having me. सबसे पहले पायल हम स्केल को समझते हैं कि प्रॉब्लम जो है साइबर सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं तो कितनी बड़ी है। सो इन दैट केस इंडिया में साइबर अटैक्स की जो ग्रोथ है उसको आप कैसे देख रहे हैं? और क्या रीसेंट नंबर्स जो हैं वो अलार्मिंग हैं? जी बिल्कुल, आपने जो मेंशन किया द ग्रोथ इज़ वेरी अलार्मिंग बिकॉज़ हम कोविड के टाइम से देख रहे हैं साइबर क्राइम्स आर इंक्रीजिंग, साइबर अटैक्स आर इंक्रीजिंग एंड ये सिर्फ कंज्यूमर लेवल तक लिमिटेड नहीं है, ये बिज़नेस लेवल तक भी पहुंच चुका है। वी आर सीइंग अ ग्रोथ इन द साइबर अटैक्स स्पेशली इन द बिजनेस साइड। जब 2020 की बात करें, वहाँ से आज तक 2025 से 26 में द साइबर अटैक्स हैव इंक्रीज टू द अमाउंट कि हर वीक में अराउंड 2000 cyber attacks are happening, which is a very grim situation देखा जाए तो। And apart from which the most important concern ये है कि ग्लोबली जो एवरेज रेट है साइबर क्राइम्स का उससे अराउंड 47% इंडिया में ज़्यादा है ये। दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम आई बिलीव। अभी जैसे आपने बोला कि किसी एक सेक्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, दूसरे सेक्टर में कंपैरेटिवली अगर हम देखा जाए तो कम प्रॉब्लम है, तो सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर्स जो है वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं? आई मीन क्या बीएफएसआई है या हेल्थ है या स्टार्टअप्स है या एमएसएमईज़ हैं? बिकॉज़ आप सबके साथ आप लोग काम करते हैं। जी जी बिल्कुल। सो बेसिकली अब हम देखें तो द सेक्टर्स जहाँ पर वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पर साइबर अटैक्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर फाइनेंशियल इम्पैक्ट ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल बीएफएसआई सेगमेंट में अगर साइबर अटैक्स हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे रेवेन्यू पे इफ़ेक्ट आएगी डायरेक्ट, और फाइनेंशियल इम्पैक्ट ज़्यादा होंगी as compared to any other sector. So definitely BFSI is a vulnerable sector and यहाँ पर cyber crimes का attack ज़्यादा होता है। And we can also take example of healthcare. Healthcare में भी यहाँ पर data is a big concern for the basically the customer data, the healthcare data. ये सारी vulnerabilities हैं। Then coming to if we talk about startups, well I can give an example from my personal experience. तो हमारी कंपनी में एक फिशिंग अटैक हुआ था। सो बेसिकली फिशिंग अटैक इज मीन्स समथिंग कि इम्पर्सोनेशन होता है किसी एक कंपनी के मेंबर का, जिसके तहत उस पर्टिकुलर मेंबर का impersonated email will be sent to everybody and they will be asked something in return. And this is what is happening in small scale businesses, for example MSMEs and startups. So this is something that I have faced in my company. So but let alone we are facing इस टाइप के problems and attacks more in the BFSI sector. जब एक कंपनी ब्रीच होती है तो उनके जो पार्टनर्स होते हैं उन पे क्या कैस्केडिंग इफ़ेक्ट होता है? जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है कि कैस्केडिंग इफ़ेक्ट इज़ हैपनिंग। एंड इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक वेंडर, एक कोई सॉफ्टवेयर वेंडर की वजह से कैसे दूसरे वेंडर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, एंड हाउ कैन दैट लीड टू इफ़ेक्टिंग द कंज्यूमर्स एज वेल। इसे हम पूरी सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन पर एक इफ़ेक्ट देखते हैं। सो बेसिकली एक क्लासिक एग्जाम्पल है वेरी रिसेंटली दैट हैपेंड इन 2025, जब माइक्रोसॉफ्ट का हमने एक आउटेज देखा था, जिसकी वजह से बहुत सारे एयरलाइंस भी इफ़ेक्ट हुए थे। जब फॉर एग्जांपल इंडिगो, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी फ़्लाइट्स को टेक ऑफ करना पड़ा, दे हैड टू कैंसल अ लॉट ऑफ फ्लाइट्स, एंड दिस had an impact in
not only just airlines but also in healthcare segment. Now what actually happened when we looked into the root cause of it, this dated back to CrowdStrike, which is a security vendor. सो हर ब्रीच के बाद एक सवाल उठता है कि प्रिवेंशन कैसे हो, और यहाँ पे एंट्री होती है रेगुलेशन की, राइट? और साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो एक सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एक पॉलिसी का भी इशू हो जाता है। तो इससे मिलता जुलता सवाल मेरा ये है कि यूरोप का जीडीपीआर और एनआईएस 2 जैसे फ्रेमवर्क्स को इतना इफेक्टिव क्यों माना जाता है? That's actually a very well put up point. हम अगर देखें कि how countries are putting down regulations to maintain the to maintain the cyber crimes, because at the end of the day problem वहीं से चालू होती है, attacks होते हैं, and then we have to put down a control to it. That's how the regulations are coming up, some acts are coming up. तो इसमें जैसे कि आपने मेंशन किया जीडीपीआर, नीस टू, इस तरीके के और भी बहुत सारे रेगुलेशंस फ्रेमवर्क्स है। टू नेम अ फ्यू, देयर इज पीसीआई डीएसएस विच इज़ एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर सेक्टर इन द फाइनेंस, राइट? अगर हम जीडीपीआर और नीस टू की बात करें तो इसका इम्पोर्टेंस इस वजह से ज़्यादा होता है बिकॉज कंट्री हैज़ स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ डेटा प्राइवेसी and the system resilience of that particular company. So when we talk about GDPR, data privacy is a big concern. इसका तहत ये होता है कि अगर आप एज ए सॉफ्टवेयर वेंडर आप अपने कस्टमर्स के डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं, सो इट मीन्स दैट यू हैव टू मेक श्योर कि इसका जो है वो ब्रीच ना हो, और अगर ब्रीच भी होता है देन यू आर नॉट फाइंड, राइट? At the first place you do not want your data to be breached, right? So इसके लिए you have to make sure that you are compliant with GDPR. वहाँ पर हम देख सकते हैं कि compliance का एक जो है picture वो आता है। तो वैसे ही जब हम नीस टू की बात करते हैं तो नीस टू के तहत ये होता है कि कैसे बिजनेसेस जो है अपने सिस्टम को रेजिलिएंट बना सकते हैं। नीस टू इज़ ऑल अबाउट बिजनेस रेजिलिएंट, सिस्टम रेजिलिएंट, यानी कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली प्लेस्ड है कि नहीं। बहुत सारे उसके तहत जो एक्ट्स हैं वो यही दर्शाते हैं कि हाँ, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर बिजनेस इज़ वेल रेजिलिएंट to be able to combat any sort of cyber attacks. सो क्या जो स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होती हैं वो कंपनीज को बेटर सिक्योरिटी अडॉप्ट करने पे मजबूर करती हैं? Definitely, because अगर ये एक्ट्स हैं तो इसका मतलब ये भी है कि कंपनीज को फॉलो करना है। वाई? बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव अ फाइन टूवर्ड्स इट। और ये फाइन्स कुछ मामूली नहीं होते हैं, ये बहुत हैवी फाइन्स होते हैं। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो 7% of your annual revenue, no matter where the companies are incorporated. I think which is a grim amount. राइट। सो अब हम बात करते हैं इंडिया की, जहाँ डिजिटल ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो रही है, और इंडिया ने भी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू एक बड़ा स्टेप लिया है, राइट? सो इंडिया का जो न्यू डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, क्या ये गेम चेंजर बन सकता है अकॉर्डिंग टू यू? Yes, definitely. DPDP के तहत ये एक्ट जो है वो बहुत सारी सेक्टर्स को कवर करती है, बहुत सारे वल्नरेबल इंडस्ट्रीज़ को कवर करती है, एंड this will not only make businesses resilient, but this will have an cascading impact to the decrease in the cyber crimes, because किसी भी रेगुलेशन, किसी भी एक्ट, किसी भी फ्रेमवर्क का प्राइमरी रीज़न इज़ टू कॉम्बैट द साइबर क्राइम्स एंड ऑफ कोर्स लेट देम डिक्रीज इन द नंबर, राइट? सो अगर हम इस एक्ट को सीरियसली ले रहे हैं, वी विल ओनली बी टेकिंग इट सीरियसली, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस विल टेक इट सीरियसली only when there's a fine to it, and we already have a huge amount of fine to it, so yeah, that will make sense. आखिरी सवाल पायल आपसे कि आने वाले 5 सालों में इंडिया को साइबर सिक्योर बनाने के लिए अगर हम प्रायोरिटीज़ की बात करें तो क्या टॉप 3 प्रायोरिटीज़ हो सकती है? वैसे तो टॉप 3 प्रायोरिटीज अकॉर्डिंग टू मी will be to have more number of regulations,
put down in specific sectors. Definitely, जैसे कि अभी DPDP is not very इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ये जनरलाइज्ड है, बट हम BFSI सेक्टर में जैसे कि हम देख रहे हैं, we already have ISO 27001, and then we have PCI DSS, um, for all the fintech companies जो mandate हो गई है. Although some of the fintech companies जो globally नहीं expand करे हैं, which are there in India itself, their market is in India itself. So वहाँ पर और ज़्यादा resilience आना चाहिए, so that we can combat the cyber attacks and crimes, as well as in the other sectors, for example healthcare. It should have specific, because अगर हम अमेरिका में देखें, US में there is HIPAA, something called as HIPAA. तो साइबर सिक्योरिटी एक आईटी इशू नहीं है, ये एक बिजनेस सर्वाइवल का सवाल है, ये आपकी और हमारी डिजिटल सिक्योरिटी का सवाल है. आज के जागरण अनस्कैम में बस इतना ही. थैंक यू सो मच पायल फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग.